Hello and good evening to all. I am Dr. Rajneesh Saxena, consulting diabetologist and diabetic foot care specialist, सक्सेना डायबिटीज केयर सेंटर, अजमेर, राजस्थान। आज मैं आपके पास एक नई ज्वलन समस्या को डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस समस्या में हम देखेंगे कि आज डायबिटीज मेलाइटस हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, डायबिटीज के साथ में हृदय रोग का एक बहुत अच्छा मतलब कोऑर्डिनेशन रह सकता है, या हम कह सकते हैं कि डायबिटीज के रोगियों में हृदय रोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्लड प्रेशर या कोई ना कोई हार्ट से संबंधित समस्या उसमें हमें आसानी से डायबिटीज के रोगियों में देखने को मिल जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज रोगी किस तरह अपने दिल के ऊपर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव है उसकी किस तरह रोकथाम कर सकता है। इस जो हृदय रोग है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और किस तरह हम अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से सुचारू रूप से दिनचर्या में थोड़े से परिवर्तन करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज हम देखते हैं कि डायबिटीज के आज की तारीख में लगभग 8 करोड़ के आसपास भारत में रोगी हैं। और सबसे खराब चीज है कि लगभग 60% जो डायबिटीज के रोगी हैं इसके अंदर हमें हृदय या ब्लड प्रेशर या और भी कोई सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज अपने को देखने को आसानी से मिल जाती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इन दोनों से बचाव कैसे करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो डायबिटीज के रोगी हैं इसके अंदर हृदय रोग के कारण हृदय रोग होने की संभावना काफी अधिक रहती है। सामान्यतः 2 से 4 गुना ज्यादा चांसेस हृदय रोग के या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के, जिसके स्ट्रोक्स हो सकता है, ये डायबिटीज के रोगी में पाया जाता है। दूसरी एक और सबसे ज्वलन समस्या है कि अगर हम देखें तो लगभग 65 साल से अधिक उम्र के जितने डायबिटीज के रोगी हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि लगभग 68% डेथ जो हमारे देश में हम देखते हैं वो डायबिटीज के रोगियों में पाई जाती है, या ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है उन लोगों में करीब 68% डेथ पाई जाती है। तो ये सबसे प्रमुख मृत्यु का कारण है। तो इसलिए हम सबको मिलकर इस समस्या से संघर्ष करना है और इस समस्या से सभी डायबिटीज के रोगियों को बचाना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये देखना है कि डायबिटीज के रोगी जो होते हैं इसके अंदर डायबिटीज के कारण हृदय के ऊपर या रक्त परिसंचरण तंत्र पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, और साथ साथ दूसरा डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज के कारण क्या क्या तकलीफ होती है। तो हम सामान्य भाषा में हम समझाएं कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भोजन मुख के द्वारा आहार नाल या इसोफेगस के थ्रू स्टमक या आमाशय में जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। वहां भोजन छोटे छोटे अपने अवयवों में तत्वों के अंदर बढ़ जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन है अमीनो एसिड के अंदर, और फैट है फैटी एसिड में। वहां पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में विलय के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर अवशोषित होने के बाद में जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होते हैं। और प्रत्येक कोशिका के अंदर हम देखते हैं कि एक पावर हाउस होता है। बचपन में सबने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड तक कि पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इस कोशिका में ग्लूकोज प्रविष्ट होता है सर्कुलेशन के थ्रू वहां पहुंच के, उसके बाद में पावर हाउस अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी से पूरी कोशिका चलती है, पूरे ऊतक ऊतक चलते हैं और पूरा शरीर अपनी नॉर्मल कार्यप्रणाली को, नॉर्मल क्रियाशीलता को कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज की एंट्री। अब ग्लूकोज की एंट्री के लिए अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ग्लूकोज सेल में एंटर कैसे हो। तो उसके लिए एक व्हीकल होता है, उसे बोलते हैं इंसुलिन। इस इंसुलिन से ये ग्लूकोज पार्टिकल अटैच होते हैं और सेल के अंदर एंटर होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन डायबिटीज के रोगी होते हैं उसके अंदर या तो इंसुलिन का सीक्रेशन सही नहीं होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका होता है। तो इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज तो काफी होता है लेकिन वो ग्लूकोज कोशिका के अंदर एंटर नहीं हो पाता क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है। इस इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता जाता है और कोशिका के अंदर एंटर
ना हो पाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो धीरे धीरे उस सेल में, उस कोशिका में कमजोरी आती रहती है, फिर पूरे ऊतक में आती है और अल्टीमेटली पूरी बॉडी अपने आप को कमजोरी महसूस करती है, जिससे जिस ऑर्गन के ऊपर प्रभाव पड़ता है उस ऑर्गन के अंदर वीकनेस महसूस होती है। अब दूसरा, ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज को बढ़ने के कारण अपने बॉडी के अंदर से ग्लूकोज को बाहर एक्सक्रीट करने की प्रक्रिया होती है, वो होती है किडनी के द्वारा यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसके कारण बार बार यूरिन की शिकायत होती है, ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि यूरिन जहाँ बार बार जाएगा तो शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, तो बार बार प्यास ज्यादा लगने लगती है और कमजोरी लगती है, तो आदमी ज्यादा खाना खाता है। तो ये 3 P सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। उसके बाद में और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, पर डायबिटीज के मेन कारण होता है शरीर में इंसुलिन की कमी होना या इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाना। टाइप 1 के रोगी में हम देखते हैं इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल नगण्य मात्रा में बनता है, उससे उनको बाहर से हमें इंसुलिन देना पड़ता है। बाकी टाइप 2 के रोगियों का काम दवाइयों से चल सकता है। अब ये ब्लड में शुगर बढ़ गया, इस बढ़े हुए शुगर के कारण क्या होता है, धीरे धीरे ये कंटिन्यू जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर का लेवल है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर अपने कोलेस्ट्रॉल के अंदर चेंज करता है। उसके बाद में धीरे धीरे आपका बीपी अपना ज्यादा होने लगता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन के जो अपना कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, इसके कारण एथेरोमा फॉर्मेशन होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये धीरे धीरे अपने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है, जिससे उसका जो ल्यूमन होता है, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो ब्लड जो नालिकाओं में बहता है, उसका ल्यूमन का साइज धीरे धीरे कम होता जाता है और अल्टीमेटली कई बार ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह रुक जाता है। इसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है और दिमाग के अंदर अपने कई बार सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो शुगर, बढ़ा हुआ शुगर लेवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। दूसरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे लाइफ स्टाइल के हमको चेंज करने चाहिए जिससे हम ब्लड शुगर, बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकें और जिसके कारण हमारे को जो नुकसान होता है वो हम बचा सकें। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 5D रूल बनाया डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज डायबिटीज वर्ड स्टार्ट विद डी, इट मीन्स ऑल डीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट डी डिसिप्लिन, आदमी को जीवन को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को चलाना है। दूसरा डी आता है डेली फिजिकल एक्टिविटी, मतलब नियमित रूप से व्यायाम करना है। तीसरा डी आता है डाइट का, खान पान को चेंज करना है जिससे शुगर कंट्रोल कर सके। चौथा डी आता है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन का, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज में वो नॉन रिवर्सिबल होती हैं। 90% के आसपास जो कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर, ये नॉन रिवर्सिबल है। तो डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आता है डी ड्रग, अपनी मर्जी से कभी कभी दवाइयां चेंज नहीं करनी चाहिए, अपने आप कभी कम ज्यादा नहीं करना चाहिए दवाइयों की डोज। और सबसे बड़ी चीज है दवाइयां डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से लेनी चाहिए। तो इन 5D की अपन केयर से अपन लाइफ में चलाएंगे तो अपन पूरी तरह अपने को शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन 5D को अगर अपन ने केयरफुल रहा तो और एक और चीज होती है, वो होता है आपका स्मोकिंग। क्योंकि हम देखते हैं आजकल तो टोबैको च्युइंग या स्मोकिंग की टेंडेंसी स्टूडेंट में भी काफी बढ़ने लगी है, काफी ज्यादा लेने लगे। तो हमको सभी व्यक्तियों को समझाना है जो नॉन डायबिटिक भी हैं उनको कि तंबाकू का उपयोग ना करें, स्मोकिंग नहीं करें और अल्कोहल भी अगर दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि अल्कोहल के भी कारण डायबिटीज में कई अपने को जटिलताएं हो सकती हैं। उसके बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल, क्योंकि एडीए ने भी डायबिटीज के क्लासिफिकेशन में रखा है स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, मतलब तनाव के कारण होने वाली डायबिटीज। तो इन सब चीजों को अपन अपने जीवन में आजमा के लाइफ स्टाइल में चेंज करके अपन अपने शुगर को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और शुगर अच्छा कंट्रोल आएगा तो अपना हृदय सही ढंग से कार्य करेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हम हार्ट अटैक और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। एक चीज और बताना सबसे आवश्यक मैं समझता हूँ कि डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें पैरों की समस्या भी मुख्य होती है और पैरों की समस्या के लिए न्यूरोपैथी के साथ में वेस्कुलोपैथी भी एक इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो होती है, जिसके कारण पैरों के काटने की संभावना काफी ज्यादा होती है और उसके कारण हर 20 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति का पैर डायबिटीज के कारण विष में कहीं ना कहीं काटना पड़ सकता है।
तो हमको पैरों को कटने से भी बचाना है। तो इसके लिए भी हमें रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय की केयर पूरी तरह से करनी जरूरी है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा शुगर कंट्रोल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे बचाएं। तो कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ABCD। अपन कहते हैं ना बच्चों को ABCD सीखी नहीं सीखी, तो डायबिटीज के मरीज को भी ABCD, ये सारी चीजें अपने आप को आनी चाहिए। A फॉर A1C, मतलब HbA1c। HbA1c एक ऐसी जांच है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसके द्वारा हम 3 महीने का ब्लड शुगर का एवरेज जो पिछले 3 महीने का वो मालूम पड़ सकते हैं। तो इसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि रोगी का शुगर किस तरह कंट्रोल है, सही है या नहीं है। और जैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल हम कहते हैं डायबिटीज के रोगी को कि आपका HbA1c 7 से कम रहना चाहिए, तो हमारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफी कम रहेंगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ व्यक्ति, जैसे किसी की अगर किडनी की प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी है, या हाइपोग्लाइसीमिया उसको बार बार होता रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा कम होते रहना, तो ये बार बार होता रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार कुछ और लीवर की डिजीज भी होती हैं। इन सब के अंदर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है HbA1c टारगेट को रिलैक्स करना। और कई बार हम देखते हैं HbA1c टारगेट को हमें और कम करना पड़ता है। जैसे कोई डायबिटीज की पुरानी रोगी है, कोई महिला है जिसको बाद में कंसीव करना है, उसको मतलब अपनी फैमिली बनाने के लिए बच्चे की जरूरत है, तो उस समय उससे हम कहते हैं कि भाई भविष्य में आपका बच्चा को डायबिटीज होने के चांसेस नॉर्मल महिला के बराबर रहे, आपके नॉर्मल फीटल आउटकम हो, तो ऐसे महिला को हम कहते हैं आपका HbA1c 6.5 आप मेंटेन करें, तो आपका अब फीटल आउटकम बहुत अच्छा होगा, कंसीव अच्छी तरह कर पाएंगे, कॉम्प्लिकेशन फ्री डिलीवरी होगी। तो ये HbA1c में वेरिएशन भी जरूरी है। आजकल लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन और आ चुकी हैं, जैसे आपके फ्रक्टोजामिन है, या फिर एक और चीज है जो कॉम्प्लिकेशन बचाव के लिए करते हैं, वो है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी। उसके लिए हम CGMS लगा देते हैं, या ग्लूकोमीटर से दिन में 2 से 3 बार शुगर एस्टिमेट करने के लिए कहते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि HbA1c तो नॉर्मल है, लेकिन ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी भी सही रहनी चाहिए, जिससे हम कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस मिनिमम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बी, ए के बाद आ गया बी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अपना बहुत सही रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। नॉर्मली के डायबिटीज के रोगी के लिए क्या कहते हैं, 140 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सही है। लेकिन कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, नेफ्रोपैथी है, या किसी व्यक्ति के हम देखते हैं कि उसके दूसरी कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, या आपके स्टंट लग चुके हैं, या स्टंट के अलावा हम देखें उनके बाईपास हो रखी है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका बीपी का लेवल हम चेंज कर देते हैं, इनको 130/80 से कम से हम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो आता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है, जो हृदय अपना हृदय की जो गति होती है, हृदय जो चलता है, उसके कारण आपका ब्लड वेसल की वाल के ऊपर आपका प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के कारण जो अपन जो नापते मरकरी के अपना स्फिग्मोमैनोमीटर से, या इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए उससे, तो उसको प्रेशर को मेजर कराता है, वो प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब ए और बी के बाद में तीसरा आया सी का मतलब कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल। तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कोलेस्ट्रॉल के लिए हमको क्या देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है, जानना जरूरी है। हमारे 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर आते हैं आपके LDL, ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों खराब कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। उसके बाद में आपके जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर आपका आता है HDL। तो हमें ये देखना है कि HDL अगर ज्यादा हो तो अपने लिए अच्छा है, और LDL या ट्राइग्लिसराइड कम है तो अपने लिए अच्छा है, क्योंकि LDL और ट्राइग्लिसराइड ये धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में कलेक्ट होता जाता है, और अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल्स को या धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस काफी अधिक हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका HDL कम है तो हम रोगी को कहते हैं कि भाई आपको थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, खाने पीने का परहेज करना चाहिए, और उम्र अगर उसकी 40 साल से ज्यादा है और उसका HDL कम है, और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL और ट्राइग्लिसराइड
ये ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें लिपिड लोअरिंग एजेंट स्टेटिन भी देते हैं। आजकल कई और आ गए फेनोफाइब्रेट्स के, पर स्टेटिन इज द बेस्ट ड्रग। स्टेटिन देके अपन उसके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करते हैं, इससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक से हम उसको बचा सकते हैं। तीसरा डी आ गया। तीसरा जो पॉइंट था सी कोलेस्ट्रॉल। अब चौथा आता है पॉइंट, वो आता है डाइट या डी। तो डाइट हमें कैसी लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि संतुलित आहार अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार के अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट भी नियत मात्रा में होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके फाइबर्स कंटेंट भी होने चाहिए, उसके साथ के अंदर आपके मिनरल्स हैं, वाइटामिन, ये सारी चीजें अपने होनी चाहिए। बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जब हम कह सकते हैं कि हम कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि हार्ट के लिए हमारा कोलेस्ट्रॉल या फैट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले फैट को डिस्कस करेंगे। फैट दो तरह का होता है, एक तो अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा सैचुरेटेड। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनसैचुरेटेड फैट है उसको सैचुरेटेड के फैट की तुलना के अंदर अपने को का ज्यादा कम लेना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट होता है ना, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी इंक्रीज करने का करता है, तो इसलिए अपन को इसको अवॉइड करना चाहिए। अब अनसैचुरेटेड फैट के अंदर हम देखें तो कुछ तेल होते हैं, सरसों, तिल्ली, ऑलिव ऑयल, मूंगफली, अपना मस्टर्ड ऑयल है, रेपसीड ऑयल है, अपना कॉर्न ऑयल है, आपके सनफ्लावर, ये सारे के सारे, ऑलिव ऑयल, ये सारे के सारे तेल होते हैं, ये काफी अच्छे होते हैं, इसको अपन काम में ले सकते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड रेशियो अपन देखते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल का भी बेस्ट होता है। तो मस्टर्ड ऑयल भी अपने लिए काफी सही होता है, लेकिन जो घी होता है या बटर होता है इसको अपने को अवॉइड करना चाहिए। ये मेनली सैचुरेटेड के अंदर आता है, तो सैचुरेटेड जहाँ तक अपने को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज है, अब नॉन वेज जहाँ तक अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके जीवन शैली में नॉन वेज शामिल है तो आपको क्या करना चाहिए, रेड मीट या मटन को अवॉइड करना चाहिए। व्हाइट मीट अर्थात चिकन और फिश आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर आप दूध लेते हैं तो दूध और दूध के प्रोडक्ट जो लेते हैं तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ऐसा दूध में इसके अंदर फैट की मात्रा कम हो। जैसे भैंस और गाय का दूध है तो गाय के दूध को प्रेफर करें, भैंस को नहीं लें, मलाई हटा के लें उसको, तो ये अपने लिए कम नुकसान मतलब फायदेमंद रहेगा। और दूसरी चीज और है कि यहाँ पर जैसे दही भी लेते हो सेपरेटक आता है या फैट फ्री मिल्क आता है आजकल डेयरी का, वो आप ले सकते हैं, उसके प्रोडक्ट बना के उसके खाने के आइटम बनाए वो भी ले सकते हैं, उससे नुकसान नहीं होगा अपने को। एक दूध के बाद के अंदर अपनी चीज आता है कि बेकरी के प्रोडक्ट। आज कहीं भी जाते हैं हम तो देखिए बेकरी के प्रोडक्ट हर कोई खाने में लगा हुआ है, पेस्ट्री है, आपका बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स है, टॉफी है। टीवी पे भी ऐड देखते हो, सबसे पहले हमको क्या नजर आता है कि साहब की कोई फेस्टिवल है तो आप उसको डेयरी मिल्क देख रहे हैं, एक्लेयर दे रहे हैं। तो मेरा एक चीज कहना है, कोई फेस्टिवल हो या किसी से मिलने जाए तो उसको डेयरी मिल्क या इस तरह के बेकरी प्रोडक्ट या तो फूड दीजिए, फूड आपके लिए काफी अच्छे होते हैं। तो इसलिए जहां तक वो डेयरी प्रोडक्ट हटा के उसकी जगह बेकरी के प्रोडक्ट हटा के आप उसकी जगह ऑल्टरनेटिव जो चीज होती है स्वीटनिंग है, जैसे आपका फ्रूट्स है, फल है, सीजनल फल किसी को गिफ्ट दें बहुत अच्छा रहेगा, और खुद भी सीजनल फल खाएं तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में फैट का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर अपन फैट ज्यादा लेंगे तो अपना वेट गेन होगा, और वेट गेन अपने लिए नुकसानदायक होता है, वेट से काफी सारी कॉम्प्लिकेशन अपने बढ़ती जाती हैं। अब नेक्स्ट आपके आता है कि अपने को और क्या क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। आजकल बच्चे देखते हैं, टीवी देखते हैं, अंकल चिप्स का ऐड सबसे पहले आ गया, अंकल चिप्स है, ये अपने को अवॉइड करना चाहिए। जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये आपको, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अपने को एक्स्ट्रा कैलोरी मिल जाते हैं पर उसका कोई एडवांटेज बॉडी में नहीं होता, बस एक्स्ट्रा अपने कैलोरी इनटेक हो जाता है, तो अपना वेट गेन के अंदर करता है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज वेट गेन के साथ के अंदर इसके देखें तो एक वेट गेन के अलावा एक और चीज होती है इसके अंदर, वो होता है कि आपका वेट गेन तो करते ही है, उसके अलावा इसके साथ के अंदर अपने को एक्स्ट्रा कैलोरी पहुंच जाता है, तो अपना जो कैलोरी का जो अपना इंटेक होना चाहिए वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो नुकसानदायक डायबिटीज के मरीज के लिए होता है। नेक्स्ट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताना चाहूंगा इसमें वो ये है कि ऑलवेज आपके जितने भी पिज्जा वगैरह आते हैं इस पे जो आपके क्रीम लगी रहती है, क्रीम अवॉइड करनी चाहिए। ये ऐसी होती है जो आपके मेर्जरॉन या क्रीम, इस तरह की चीजें, ये सारे के सारे आपके बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ाते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डाइट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट कितना लें।
अगर डायबिटीज का रोगी है तो उससे देखना चाहिए कि अराउंड 50% से 60% तक अपन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, 30% करीब आप प्रोटीन और रेस्ट अमाउंट ऑफ फैट ले सकते हैं। पर आजकल जो कीटोजेनिक डाइट आ गया, कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट अपन 40% तक भी रिड्यूस कर सकते हैं टोटल कैलोरी का, और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट आपके डाइटिशियन और डॉक्टर डिसाइड करके बताएगा, तो उसके अनुसार आपको कैलोरी लेना चाहिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में अपने लिए सबसे जरूरी है कि अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म वाली कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करनी, जैसे ग्लूकोज जिसके डायरेक्ट मिलता हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैदा। आटे के अंदर आपको जो गेहूं का आटा भी लें तो इसको फाइबर्स के साथ लेना है। आपके बेजड़ की रोटी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर राइस भी लें तो राइस बॉइल्ड राइस लें, उसके अंदर पानी निकाल के काम मिले तो ज्यादा अपने को अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद में अपने को दूसरी चीज है, अपने को जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये रेगुलर लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारी सीजनल हैं, या फलियां हैं, उसके बाद हरे पत्तेदार सब्जियां आती हैं, आपके नट्स हैं, ये सारी सारी चीजें अपन ले सकते हैं। एक और चीज है, अपने को फ्रूट्स सारे सीजनल फ्रूट्स हैं पर क्वांटिटी ध्यान रखें। फ्रूट 200 ग्राम तक आप ले सकते हैं, पर फ्रूट जूस नहीं लें। फ्रूट को पल्प के साथ या गूदी के साथ लेना ही अपने लिए सबसे अच्छा रहता है। एक और चीज है कि नमक की मात्रा कम लें। सॉल्ट जहां तक हो, डायबिटीज के मरीज जिसको ब्लड प्रेशर हो, तो नमक कम लेना चाहिए। अब नमक का आप कम लेंगे तो आप कहेंगे साहब खाने में टेस्ट नहीं आता तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने का दूसरी चीज डालें। जैसे आपने उसके अंदर थोड़ी खटाई के लिए अपने नींबू का रस डाल दिया, या सिरका काम में ले लिया, या काली मिर्च ले लिया, और हरे मसाला अपने कुछ हर्ब्स वगैरह होते हैं वो डाल सकते हैं, मसाले डाल सकते हैं, इससे खाना टेस्टी हो जाएगा। तो आपको नमक की कमी उसमें महसूस नहीं होगी। अब आजकल लोग कहते हैं साहब कि साहब मैं तो सादा नमक नहीं खाता हूँ, टाटा का नमक या अपना सिंपल नमक नहीं खाता हूँ, उसकी जगह मैं सेंधा नमक खाता हूँ। नहीं, सेंधा नमक में भी पोटेशियम होता है, तो अगर अधिक मात्रा में पोटेशियम जाएगा तो वो भी अपने लिए नुकसानदायक होता है। तो नमक कोई भी हो, उसकी क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए, 2.6 ग्राम पर डे से कम सोडियम होना चाहिए अपनी बॉडी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खाने के बाद के अंदर एक चीज देखें, फास्ट फूड ड्राई अपने को जहां तक अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये अवॉइड करें। जो अपने नट्स वगैरह होते हैं, बादाम काजू पिस्ता, इसकी जगह बादाम ले सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी क्वांटिटी में लेना है ये आपका डाइटिशियन बताएगा, आपके लिपिड प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो ये मेन सारा डाइट के बारे में मैंने लगभग शॉर्ट में जितना अपने सामान्य डायबिटीज के मरीज जिसको ब्लड प्रेशर रहता है उसके बारे में बता सकता था वो मैंने बता दिया। अब अगला डी के बाद में नेक्स्ट आता है ई मतलब एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नियमित रूप से व्यायाम करना सबसे जरूरी है। व्यायाम से क्या होता है, एक तो आदमी को महसूस होता है कि आई एम ए फिट पर्सन, दूसरा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होता है, तो आपका वेट कंट्रोल रहता है। वेट कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना सबसे जरूरी है। अब व्यायाम किस तरह का करें, एक WHO ने फिट प्रिंसिपल बनाया था। फिट मीन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम। तो कितने फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए, कितने टाइम से करना चाहिए और कितनी इंटेंसिटी से। तो अपने को नियमित रूप से इतना अपने को जो एक्सरसाइज कर रहे हैं करीब आधे घंटे में या 30 से 40 मिनट के अंदर, पहले 5 मिनट आप लें वार्मिंग अप के, 30 मिनट एक्सरसाइज फेज के, और लास्ट 5 मिनट रिलैक्सिंग फेज के। जो एक्सरसाइज फेज है उसके अंदर आपको तेज चलना है, और उस तेज चलते समय अपने को मैक्सिमम हार्ट रेट देखनी है। मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होती है, ये 220 माइनस आपकी एज, उसका जितना भी फिगर है उसका 75 to 80% आप अचीव कर लेते हो, ये आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरी चीज वेट ट्रेनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग है, या डिम्बल्स लगाना है, आपके पुशअप्स करना है, ये हफ्ते में 3 दिन भी कर लें तो काफी है। एक और चीज होती है साइकिलिंग वगैरह है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके अलावा कुछ मरीज होते हैं डायबिटीज के जिनके ब्लड प्रेशर तो है लेकिन साथ में और प्रॉब्लम होती है, पैरों की प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या कहते हैं कि आप स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें। बाकी ब्रिस्क वॉकिंग या जंपिंग वगैरह या रनिंग, ये सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसे रोगियों को अवॉइड करनी चाहिए। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। बाकी स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, डांसिंग इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फीमेल्स, जिससे वेट भी कंट्रोल रहता है। और दूसरी चीज है योग करना चाहें तो योग इज आल्सो बेनिफिशियल, बट योगा इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। तो आपको योगा प्रैक्टिस अपने एरोबिक एक्टिविटी के साथ साथ करनी, ये सबसे ध्यान रखने की चीज है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है ई के बाद में एफ। एफ मींस फॉलो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन। अगर आप डायबिटिक के रोगी हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना
जो दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहते हैं वो लेते रहें, इंसुलिन लगाना तो इंसुलिन लगाएं, और एक ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई भी नियमित रूप से लें। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आप टाइप 1 के मरीज या डायबिटीज के मरीज हैं जिनके शुगर कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करें तो उसके पहले आप पानी ज्यादा पी लें और कुछ लाइट स्नैक्स वगैरह ले लें, जिससे आपके एक्सरसाइज के समय, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के समय आपके शुगर कम हो जाए। और ड्राइविंग के समय भी आप ध्यान रखें कि आपको शुगर नाप के ही आपको ड्राइविंग करनी है, ये सबसे जरूरी चीज होती है। और तो इसलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें। नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अगर रेड नॉन वेज मतलब रेड मीट अवॉइड करें, सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा, घी तेल कम से कम लें। तीसरा, तम्बाकू या टोबैको प्रोडक्ट और स्मोकिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर अल्कोहल लेना बहुत आवश्यक है आपके लिए, बिना अल्कोहल के नहीं चल सकता है, तो एक हफ्ते में 2 बार 2 स्मॉल पैक ले सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय में देखा गया है, अगर किसी को 2 पैक स्मॉल पैक बोला जाए तो पूरा काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि अल्कोहल नहीं ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा, एक और चीज है, क्योंकि अल्कोहल अगर अपन लेते हैं तो एक डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस, कि डायबिटीज के मरीज के अंदर अल्कोहल लेने के बाद में उसके हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो जिससे उसका शुगर कम होता है लेकिन उसके कोई सिम्टम नहीं आते और उसकी कई बार डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए अल्कोहल अवॉइड करना ही ज्यादा फायदेमंद है। और ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप टेंशन कम करेंगे, उतना अच्छा आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे। और एक और चीज मैं आपको एक्सरसाइज में बताना रह गया, तो वो ये था सबसे जरूरी, कि नियमित रूप से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका वेट कंट्रोल करेंगे, तो 1 किलोग्राम अगर वेट कम होता है तो आपका 2 mm आपका ब्लड प्रेशर भी सिस्टोलिक कम हो जाता है। तो वेट कंट्रोल और एक्सरसाइज करना बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपको ये HABCDEFGH ये 6 चीजें बताई। इसके अंदर नियमित रूप से HbA1c की जांच करवाना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाना है, तीसरा लिपिड प्रोफाइल की जांच करनी है, चौथा डाइट का ध्यान रखना है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद में आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जो दवाइयां है वो नियमित रूप से लेनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो स्टेटिस भी लेना है। और तम्बाकू, अल्कोहल, इनको अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घी तेल की ज्यादा चीजों को अवॉइड करना है। और लास्ट है, टेंशन फ्री लाइफ गुजारनी है। तो इन सब 6 चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, अच्छा शुगर कंट्रोल करेंगे, जिससे भविष्य में होने वाली डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से बचाव कर पाएंगे। और जो डायबिटीज के कारण हृदय पे खराब असर पड़ता है, जिससे हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस रोगी के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसको भी रोक पाएंगे। तो मैं लास्ट में मेरी इस वार्ता को यही विराम देते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा, सबसे प्रार्थना करूंगा कि संतुलित आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तम्बाकू और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट, अल्कोहल से दूरी रखें और अच्छा जीवन गुजारें, अपने पैरों पे नॉर्मल 100 साल तक चलते रहें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।